Hello everyone, welcome to the second lecture of agronomy on my YouTube channel Go for Agriculture. I am Abhishek and I hope कि आपको मेरी फर्स्ट वीडियो द फर्स्ट लेक्चर ऑफ एग्रोनॉमी पसंद आई होगी। तो आइए हम पढ़ते हैं सेकंड लेक्चर को। इस लेक्चर को मैंने 4 टॉपिक्स में डिवाइड करा है। फर्स्ट, इंडियन एग्रीकल्चर एंड द इकोनॉमी। सेकंड, नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। थर्ड, एग्रीकल्चर जीडीपी एंड फोर्थ, वुमेन्स रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड एम्पावरमेंट। तो आइए हम फर्स्ट पॉइंट को पढ़ते हैं। फर्स्ट है इंडियन एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया हैज़ occupied almost 43% of India's geographical area and is playing a very significant role in Indian economy। इसका मतलब ये हुआ कि इंडिया का जो भी जियोग्राफिकल एरिया है उसका 43% एरिया इंडियन एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। सेकेंड पॉइंट, agriculture contributes to 16% in country's GDP and 60% of employment। ये मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि जो इंडिया की जीडीपी है उसका 16% एग्रीकल्चर से है और 2/3 ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन को ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। थर्ड पॉइंट है इट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द ग्रोथ ऑफ सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर इन इंडिया। यहाँ पे एक वर्ड है सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर। इसका सिंपल यही मीनिंग है कि सोसाइटी के इकॉनमी को इन्हेंस करने वाला सेक्टर। ये क्या है, एक रिलेशनशिप है सोशल बिहेवियर और इकोनॉमिक्स यानी इकॉनमी। ये एग्जामिन करता है कि हाउ सोशल नॉर्म्स, एथिक्स, फिलॉसफीज इन्फ्लुएंस करते हैं कंज्यूमर के बिहेवियर को। ठीक है, और इसका लास्ट पॉइंट है डाटा ऑफ रिसेंट ईयर आर शोइंग दैट कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इज कांस्टेंट एंड इज नॉट इंक्रीजिंग। तो इसका बहुत बड़ा रीज़न भी है। पहले हम कहते थे, पहले हम जानते भी थे कि 1947 के टाइम पे एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की जीडीपी का बहुत बड़ा पार्ट था, लेकिन अब ये बहुत ही कम हो गया है। इसका रीज़न ये है कि अब सर्विस सेक्टर, जिसको हम आज टर्सरी सेक्टर भी कहते हैं, ये इंडिया की जीडीपी का लगभग 54% है। तो सर्विस सेक्टर में क्या क्या आता है? रिटेलिंग, बैंक, होटल्स, रियल एस्टेट, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वर्क, मीडिया, ईटीसी। तो इन सब भी चीज़ों ने इंडिया के जीडीपी में मेन पार्ट कवर करा है। अब हम थोड़ा सा देखते हैं कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे इंडिया का क्या कंडीशन था। इंडिया वॉज लार्जली डिपेंडेंट अपॉन फूड इम्पोर्ट्स ड्यू टू लेस डेवलपमेंट एंड रेगुलर फेमाइंस। तो उस टाइम अगर हम बात करें तो 1947 में इंडिया का जो पॉपुलेशन था वो ओनली 33 करोड़ था और 1960 आते आते ये 45 करोड़ हो गया। यानी इंडिया का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी में बढ़ रहा था और रेगुलर फेमाइंस भी आ रही थी। तो अगर हम 19th सेंचुरी के कुछ पहले से बात करें तो 1770 में द ग्रेट बंगाल फेमाइन आया, उसके बाद आगरा फेमाइन आया, 1866 में उड़ीसा में फेमाइन, 1873 में बिहार में फेमाइन, 1943 में बंगाल में फेमाइन और 1964, 65 में और 65, 66 में लगातार 2 बार सूखा पड़ा यानी ड्रॉट आया। तो इतने रेगुलर फेमाइंस की वजह से यहाँ पे फूड शॉर्टेज होने लग गया, जिसकी वजह से इंडिया को सिर्फ फूड इंपोर्ट ही करना पड़ता था, वो सेल्फ डिपेंडेंट नहीं था फूड में। अगला पॉइंट है इंडिया डिपेंड्स हैविली ऑन द एग्रीकल्चर सेक्टर स्पेशली ऑन द फूड प्रोडक्शन यूनिट आफ्टर 1960 क्राइसिस इन फूड सेक्टर। थर्ड पॉइंट है द ग्रीन रिवॉल्यूशन केम इनटू एग्जिस्टेंस विद द एम टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर इन इंडिया। यहाँ पे ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है वर्ल्ड का थर्ड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन था। तो यहाँ पे हम फर्स्ट और सेकंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन के बारे में जान लेते हैं। जो फर्स्ट एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था वर्ल्ड में वो नियोलिथिक रिवॉल्यूशन कहते हैं और इसमें ह्यूमन सिविलाइजेशन जो है हंटिंग से फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हुआ था। सेकेंड एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन हुआ था ब्रिटिश एग्रीकल्चर रिवॉल्यूशन, जो कि मिड 17 से लेट 19 सेंचुरी तक चला था। ठीक है, और थर्ड जो है वो है ग्रीन रिवॉल्यूशन, जो कि वर्ल्ड में हुआ था, जिसके फादर नॉर्मन बोरलॉग थे और इंडियन फादर MS स्वामीनाथन थे। इंडिया में ये ग्रीन रिवॉल्यूशन 1965 के अराउंड स्टार्ट हुआ और वर्ल्ड में 1960s में ही यानी 61-62 से ये स्टार्ट हो गया था। तो बहुत लोग पूछते हैं, बहुत लोग को ये है कि MS स्वामीनाथन अभी हैं या नहीं है। तो MS स्वामीनाथन हैं अभी भी और वो MP रह चुके हैं राज्यसभा से 2007 से 2013 तक।
इन्होंने अपना ग्रेजुएशन यानी बीएससी यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से कंप्लीट करा है, एमएससी यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से और पीएचडी यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से। और एक मैंने विकिपीडिया की क्लिप यहाँ ऐड करी है जिसमें वो 2 रेगुलर फेमाइन्स के बारे में बताया गया है। इन 1964 to 1965 and 1965 to 1966, India experienced 2 severe droughts which lead to the food shortage and famines among the country's growing population। ठीक है, अगला स्लाइड है। Under the premiership of Congress leader Lal Bahadur Shastri, the Green Revolution within India commenced in 1965, जैसे कि मैंने बताया। अब हम जानते हैं कि ग्रीन रिवॉल्यूशन के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स क्या क्या हुए इंडिया में। पहला, एक्वायरिंग मोर एग्रीकल्चर एरिया फॉर कल्टीवेशन पर्पसेस। सेकेंड, एक्सपेंडिंग ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज। थर्ड, यूज ऑफ इम्प्रूव्ड एंड एडवांस्ड हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। फोर्थ, implementing better techniques that emerged from agricultural research. Fifth, water management. Sixth, plant protection activities through prudent use of fertilizer and pesticides। ठीक है, इन सब पॉइंट में यही चीज़ है कि हमने बस उस चीज़ को अप्लाई कर दिया जिससे हमारा फूड प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा था। हमने नेगेटिव इम्पैक्ट्स को उस टाइम पे नहीं देखा है। ठीक है, अगला पॉइंट है, this all lead to the alarming rise in the wheat and rice production, especially in the state of Punjab, Haryana and उत्तर प्रदेश। तो हम अब देखते हैं थोड़ा सा वीट प्रोडक्शन में क्या हुआ। तो वीट का जो प्रोडक्शन बढ़ा है वो क्यों बढ़ा था? सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो वीट की थी वो इंट्रोड्यूस हुआ, रस्ट रेजिस्टेंस वैरायटी ऑफ वीट वो इंट्रोड्यूस हुआ, और जो प्रोडक्शन था वो 850 केजी पर हेक्टेयर से 2280 पर केजी पर हेक्टेयर ये प्रोडक्शन होने लगा। इसके सक्सेसफुल होने पे इंडिया में नेशनल पल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम जो कि 13 स्टेट को कवर करता था वो 1986 में स्टार्ट किया गया, जिसको हमने वीट और राइस के प्रोडक्शन की तरह ही बढ़ाने के लिए स्टार्ट किया था। इसके जैसे सक्सेसफुल होने के बाद हमने मिशन ऑन ऑयल सीड्स भी स्टार्ट करा 1986 में ही, जिसमें हमने बाद में पल्स को भी ऐड कर दिया। उसके बाद न्यू सीड पॉलिसी को हमने प्लान करा विच प्रोवाइड एंट्री टू सुपीरियर क्वालिटी सीड्स एंड प्लांट मटेरियल फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। और अगला पॉइंट है, इंडियन गवर्नमेंट ऑल्सो सेटअप मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू स्टिमुलेट द एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, हमारा सेकंड टॉपिक है नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। तो इसमें हम देख रहे हैं नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? टोटल मनी अर्न विद इन अ कंट्री, मतलब मनी वैल्यू ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स जो कि एक कंट्री में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, तो नेशनल इनकम को पढ़ना क्यों जरूरी है? नेशनल इनकम इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला, टू सी द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। दूसरा, टू एक्सेस द डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव। थर्ड, to know the contribution of various sectors to the national income। ये 3 इजी पॉइंट्स हैं, ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगला हमारा पॉइंट है, इकोनॉमी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा इकोनॉमी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हम जितना गुड्स एंड सर्विसेज हम बनाएंगे उतना ज़्यादा हमारा इकोनॉमी बढ़ेगा। ठीक है, measuring of national income is important to plan the future course of the economy and it also indicates people standard of living। ठीक है, जो इनकम है, नेशनल इनकम है, इसको हम मेज़र करते हैं बहुत सारे टर्म्स में, जैसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी, ग्रॉस नेशनल इनकम जीएनआई, नेट नेशनल प्रोडक्ट एनएनपी एंड नेट नेशनल इनकम एनएनआई। इसमें से मेन 3 पॉइंट्स पे फोकस करेंगे, जीडीपी, जीएनपी और जीएनआई। तो जीडीपी क्या है? वो नेशनल इनकम ही है, लेकिन मान लो जैसे हमारे यहाँ हमारे देश में बहुत सारी बाहर की भी कंपनीज़ हैं, तो वो कंपनीज़ यहाँ पे अगर इंडिया में है तो वो इंडिया को प्रॉफिट दे रही हैं, तो वो सारी जो प्रॉफिट है वो एक साल में हम कवर करेंगे अपने कंट्री के इनकम में। ठीक है, मतलब कहने का है कि जीडीपी के अंदर टोटल नेशनल इनकम को हम काउंट करते हैं, चाहे वो कंपनी हमारे यहाँ की हो या फिर बाहर की हो जो हमारे यहाँ स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, हमारी कंपनी जो यहाँ है
यहाँ की है और बाहर की कंट्री में कितना इनकम कर रही है वो यहाँ पे काउंट नहीं होता है। ठीक है। अगला है जीएनपी। जीएनपी है जीडीपी प्लस नेट प्रॉपर्टी इनकम फ्रॉम अब्रोड। मतलब जीडीपी तो हमने बात समझा। जीएनपी में क्या होता है कि जो हमारा इनकम हुआ उसमें हमारी बाहर जो कंपनीज हैं इंडिया की, वो जितना कमाई कर रही हैं वो इंडिया के इनकम में जोड़ा जाएगा, वो हमारा जीएनपी बनाएगा। और लास्ट है जीएनआई। तो जीएनआई क्या है? जो जीएनपी है उसका मनी वैल्यू, मतलब जो मनी हमारा आएगा जीएनपी से, जो इनकम आएगा उसको हम लोग जीएनआई बोलते हैं। ठीक है। अगला स्लाइड है। इसमें मैंने एक क्लिप ऐड करा है जो डिफरेंस बता रहा है जीडीपी, जीएनपी और जीएनआई, जो मैंने बता दिया है। अब इसको देख लीजिएगा। अगला हमारा पॉइंट है पर कैपिटा इनकम। तो पर कैपिटा इनकम का मतलब क्या है? इट इज़ द मेजर ऑफ एवरेज इनकम अर्न पर पर्सन इन अ गिवन एरिया इन अ स्पेसिफाइड ईयर। मतलब पर कैपिटा इनकम हमारा पर साल निकाला जाता है, एक साल में निकाला जाता है। इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग एरियाज टोटल इनकम बाय इट्स टोटल पॉपुलेशन। मतलब पर कैपिटा इनकम निकालना है तो एक स्पेसिफाइड एरिया ले लो, उसमें उससे जो हमारा टोटल इनकम आया और वहाँ की टोटल पॉपुलेशन है उनमें डिवाइड कर दो, वो हमारा वहाँ पे पर कैपिटा इनकम निकल जाएगा। तो हमारा नेशनल पर कैपिटा इनकम कैसे निकलता है? इनकम ऑफ नेशनल बाय पॉपुलेशन साइज। इसको हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा पर कैपिटा इनकम नेशनल निकल जाता है। यहाँ पे मैंने एक चार्ट ऐड करा है, टेबल है, जिसमें हमने 1980 से लेके 2010 तक के एग्रीकल्चर पर कैपिटा इनकम को दिखाया है। हमें इस वैल्यू से मतलब नहीं है, हम ध्यान देंगे लास्ट के कॉलम में परसेंटेज पे। 56%, फिर 48%, 42%, 32%। जो हमारा एग्रीकल्चर पर कैपिटा इनकम है वो रेगुलरली डाउन हुआ है। इसका मतलब क्या है? जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है उसका इनकम जो है वो डाउन होता चला गया है। क्यों? यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है? नहीं, इसका रीज़न ये है कि हमारा जो इनकम है वो इसलिए नहीं बढ़ रहा है क्योंकि लोग जो हैं अदर सेक्टर में ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया था सर्विस सेक्टर। ठीक है। द पर कैपिटा इनकम ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर डिक्लाइंस टू 1/3 ऑफ द नेशनल पर कैपिटा इनकम ड्यूरिंग द रिसेंट ईयर्स। ठीक है। थर्ड पॉइंट है हमारा एग्रीकल्चर जीडीपी, जिसके बारे में हमने डिटेल पिछले लेक्चर में बात करा है और यहाँ पे मैं एक टेबल के बारे में डिस्कस कर देता हूँ। तो इस टेबल में हम देख रहे हैं 1990 से 91 तक जो परसेंटेज था एग्रीकल्चर जीडीपी का वो 32% था। फिर ये डाउन हुआ 20% तक 2005 से 2006, और डाउन हुआ 2009 से 2010 में, और अभी रिसेंट डेटा 2019 से 20 देखें तो ये 15% ही रह गया है, जो कि पहले से बहुत ज़्यादा डाउन है। अगला पॉइंट है अर्लियर इट वॉज एग्रीकल्चर विच मेनली कंट्रीब्यूटेड टू द इंडियन जीडीपी। The Indian government is still looking up to improve the GDP of the country, and so several steps have been taken to boost the economy. Policies of FDI यानी हमारा क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इसका मतलब क्या होता है? कोई भी बाहर की कंपनी या फिर बाहर की कोई भी बॉडी हमारे यहाँ की कंपनी में अपना शेयर खरीदती है। ठीक है। SEZ, इसका मतलब क्या हुआ? स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, जिसके अंदर जो दो कंट्रीज़ है या फिर दो बॉडीज़ हैं इनके बीच में जो लॉज बनते हैं, बिजनेस और ट्रेड लॉज, वो इसके अंडर बनते हैं। थर्ड है NRI यानी नॉन रेजिडेंशियल इंडियंस की जो कंपनीज़ हैं, इनके इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे लॉज एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, जिसको अभी अगर हम कोरोना के टाइम पे देखें तो जो गवर्नमेंट है उसको स्ट्रिक्ट करते जा रही है कि जो इंडिया की कंपनी है वो इंडिया में ही रहे, किसी दूसरी कंट्री में ना जाए। ठीक है। अगला हमारा लास्ट पॉइंट है वुमेन्स रोल इन इंडियन एग्रीकल्चर एंड एम्पावरमेंट। तो हम इस बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं कि अभी जो इंडिया है उसमें वुमेन हर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेती हैं, जैसे एजुकेशन है, स्पोर्ट्स है, पॉलिटिक्स है, मीडिया है, सर्विस सेक्टर है। एग्जाम्पल में हम देख ले इंदिरा गांधी, जिन्होंने भारत में रेगुलर 15 साल तक प्राइम मिनिस्टर के पद पे सर्व करा है इंडिया को, जो कि वर्ल्ड में सबसे लंबा ड्यूरेशन है।
ठीक है। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो हमारे देश की प्रेसिडेंट भी रह चुकी हैं। ठीक है। अब दो मैंने जो लॉज है आर्टिकल के साथ मैंने यहाँ मेंशन करा है, इसको एक बार हम देख लेते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज टू ऑल द इंडियन वुमेन इक्वालिटी, comma, no discrimination by the state, equality of opportunity and equal pay for equal work. ठीक है। Second point, in addition, it allows special provision to be made by the state in favor of women and children. It re-announces practices derogatory to the dignity of women and also allows for provisions to be made by the state for securing just the human conditions of work and for maternity relief. ये चीज़ें ऐसी हैं कि हम लोगों को जल्दी समझ में नहीं आती, इसीलिए इसका मैंने हिंदी ट्रांसलेशन भी दे रखा है सेकंड पॉइंट का। इसका मतलब ये था, इसके अलावा यह महिलाओं और बच्चों के पक्ष में राज्य द्वारा विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है, महिलाओं की गरिमा के लिए अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करता है और इसके लिए भी अनुमति देता है कि राज्य द्वारा काम के उचित और मानवीय स्थितियों को सुरक्षित रखने और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान किए जाएंगे। ठीक है। तो इंडिया में ये चीज़ तो अभी हम देखते हैं, ये स्टार्ट कब हुआ। द फेमिनिस्ट एक्टिविज्म इन इंडिया पिक्ड मोमेंटम लेटर 1970। इसमें क्या हुआ था, उस टाइम क्या माना जाता था कि अल्कोहलिज्म जो है वो रिलेटेड है वायलेंस अगेंस्ट वुमेन से। ठीक है। तो इसीलिए बहुत सारी जो महिलाओं का ग्रुप है उन्होंने एंटी लीकर कैंपेन अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल में स्टार्ट करा। बहुत सारी मुस्लिम लेडीज़ ने शरीयत लॉज और ट्रिपल तलाक सिस्टम के अगेंस्ट भी उस टाइम कैंपेन स्टार्ट करा। वुमेन एम्पावरमेंट वुड बिकम मोर रेलिवेंट व्हेन वुमेन इज़ एजुकेटेड। मतलब उस टाइम ये चीज़ें समझ में आने लग गई थी कि जब तक हम वुमेन को एजुकेट नहीं करेंगे तब तक ये हमारा प्रॉपर वुमेन एजुकेशन या फिर वुमेन एम्पावरमेंट नहीं होगा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या करा, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंड एनजीओज सच एज सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन बनाया। सेकेंड, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिक्लेयर्ड 2001 एज द ईयर ऑफ वुमेन्स एम्पावरमेंट, स्वशक्ति जिसको हम कहते हैं। द नेशनल पॉलिसी फॉर एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जिसको 2001 में पास किया गया। इन 2010 March 9, one day after International Women's Day, Rajya Sabha passed Women Reservation Bill, ensuring 33% reservation to women in Parliament and state legislative bodies. ठीक है। तो ये था पूरा लेक्चर। किसी को भी इस लेक्चर के बारे में कोई भी प्रॉब्लम हो, वो मुझे इंस्टाग्राम पे वीडियो लिंक के साथ क्वेश्चन भेज सकता है। टिल देन स्टे ट्यून। थैंक यू। और किसी को भी इस लेक्चर की स्लाइड चाहिए तो वो नीचे दिए गए लिंक पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं।